यहाँ स्टूडियो में चर्चा को लाते हुए राजकुमार जी, सांस्कृतिक पहलू की तो हम बात करेंगे और ओम जी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आज रिसर्च और बड़े हाईलाइटेड पॉइंट्स के साथ लेकर आए हैं, किसने कब क्या कहा, क्यों कहा। लेकिन इसके राजनीतिक पहलू की जहां हम बात करते हैं राजकुमार जी, आज भारत में ऐसी परिस्थिति बन चुकी है जहां पर आप अपनी संस्कृति से अगर विमुख होंगे, अगर आप अपनी जड़ों से कटेंगे तो आप बट जाएंगे। ये वो सेंटिमेंट पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। और सोमनाथ क्या उसका सबसे बड़ा शिखर है? देखिए, जड़ों से कटकर तो पौधा भी सरवाइव नहीं कर पाता। एक पौधे को आप उखाड़ दें, जड़ों से काट दें, तो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में ये कल्पना करना कि अपनी जड़ों से कटकर कोई समाज या कोई देश बहुत वाइब्रेंट या जीवंत या अग्रसर होने की तरफ संकल्पित रह पाएगा या कर पाएगा, वैसा वो व्यवहारिक रूप से भी संभव नहीं है। आपने शुरू में बात कही कि सोमनाथ मंदिर को लेके कांग्रेस की क्या सोच थी, नेहरू जी ने क्या कहा, उनके विरोध के बावजूद देश के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मंदिर के उद्घाटन के लिए गए जब लोकार्पण हुआ पुनर्निर्माण के बाद, या उससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जब उसके पुनर्निर्माण का संकल्प लेके आगे बढ़ना चाहते थे, तब कांग्रेस में क्या बात हुई, गांधी जी ने क्या कहा। तो मैं बहुत संक्षिप्त में कहूँ, और आपने आज की बात कही राजनीतिक चेतना की, माहौल की, तो हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, बड़े उच्च शिक्षित थे, स्वप्नदर्शी राजनेता कहा जाता है और सकारात्मक संदर्भ में कहा जाता है, लेकिन आज अगर हम देखें उस यात्रा को तो मानना पड़ेगा कि भारत की जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना है, शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी परवरिश के चलते, विदेश में शिक्षा के चलते, विदेशी रहन सहन के चलते पूरी तरह से समझ नहीं पाए, अपने आप को उससे जोड़ नहीं पाए, उसको आत्मसात नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हीं के समकालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने उसको समझा। और सोमनाथ की अगर बात करें तो सोमनाथ सिर्फ आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक नहीं है, भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक नहीं है, ये राष्ट्र की जो एक आत्मा है, जो एक राष्ट्र को जीवंत रखती है और समाज को जीवंत रखती है, ये उसका प्रतीक है। सर, मैं इसमें एक बात ही जोड़ देता हूं, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो भारत के अंदर, मुझे लगता है कि इस वक्त हम जिसको ज्यादा समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, उसका एक प्रतीक है, शायद जिसकी शुरुआत आजादी के बाद हुई थी। ओम जी, क्योंकि इस बात को लेकर चर्चा हो ही रही है कि कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू, मन में बस एक ही सवाल आता है कि चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या फिर कांग्रेस हो, इतनी उदासीन क्यों रही सोमनाथ मंदिर को लेकर या फिर इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर? देखिए, अभी जैसा आदरणीय राजकुमार जी ने शुरू की थी बात कि उनकी परवरिश, उनकी सोच, या कहीं ना कहीं जो उनका भाव था, वो शायद, मैं किसी राजनीतिक टिप्पणी से बचना चाहता हूं, लेकिन शायद उनमें उस राष्ट्र भाव का, उस राष्ट्रीयता, उस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, उस चेतना का शायद अभाव था, जो किसी को भी, किसी भी सामान्य व्यक्ति को भी अपनी जड़ों से जोड़ता है। क्योंकि फिर मैं कहूंगा कि जो सोमनाथ का स्वाभिमान है, वो केवल हमारी एक पक्ष से नहीं जुड़ता, वो पूरे राष्ट्र के शौर्य का। आई डिफर विथ योर ओपिनियन। आपने जब ये कहा कि अभाव था, उस अभाव की जगह डर भी तो हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के पार्टीशन से निकल कर आया था भारत, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता से निकल कर आ रहा था भारत, क्या उसका डर था जवाहरलाल? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। जितना मैं इतिहास को समझता हूं मीनाक्षी जी, मैं इस बात से एकदम एग्री नहीं करता। उसी समय वीएन गाडगिल को पढ़िए आप, उस समय के मुंशी के पेपर्स को पढ़िए, बहुत स्पष्ट है कि उसी समय मस्जिदों को तो अनुदान दिए जा रहे हैं, लेकिन मंदिर को न दे दिया जाए। और वो मंदिर जिसके लिए हम कहते हैं सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापो प्रमुच्यते, वो पहला ज्योतिर्लिंग है जिससे लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ती है। ये वो ज्योतिर्लिंग है, ये वो मंदिर है जो हमारे शौर्य की कहानी बयान करता है कि इतनी बार तोड़ा गया, इतनी बार उस पर हमले हुए, लेकिन फिर वो अपने पूरे गौरव के साथ खड़ा हो गया। ये हमारी सांस्कृतिक चेतना का, हमारी राष्ट्रीयता का, हमारी अस्मिता का, हमारी श्रद्धा का, हमारी आस्था का चरम बिंदु था। उसके लिए ये कहना, मैं देखिए ना, उन्होंने पत्र लिखा है, वो पत्र भी मेरे पास है। आपने कहा ही था कि मैंने
सब हाईलाइट किया हुआ है। 2 मार्च 1951 का पत्र है जो राजेंद्र जी को लिखते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि आई कन्फेस दैट डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ योर एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद ए स्पेक्टेकुलर ओपनिंग ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। आगे बहुत कुछ लिखा है उन्होंने कि मैं मान रहा हूं कि मैं आपका जो ये निर्णय है कि आप वहां जाएंगे, उसके लोकार्पण में शामिल होंगे, वो मुझे पसंद नहीं है, उससे आपका जुड़ाव पसंद नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे मस्जिदों और मदरसों को उस समय 1947 से लेके 51 के बीच के उस कालखंड को देख लीजिए जब अनुदान दिए जा रहे हैं। तो पंथ निरपेक्षता का, जिसको गाडगिल बिल कहते हैं, कि मेरी दृष्टि में तो पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म का यही मतलब है कि सभी धर्मों को समान प्रश्रय दिया जाए। तो आप समान प्रश्रय ही दीजिए ना। ये कहना कि केवल आप उससे जुड़ेंगे इसलिए पंथ निरपेक्षता को खतरा है, तो सभी धर्मों पे लागू होता था। ओम जी, उस डर को मैं नहीं मानता जी। लेकिन आपका ये तो मानना है कि यानी कि उदासीन रहे हैं। और सर मैं आपसे आगे इस बारे में पूछूंगा, निर्णय कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल निर्णय, आप अपनी बात रखिए। जी देखिए, मैं यहाँ पे मीनाक्षी थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि जो ओम जी अभी बता रहे थे उसके आगे कन्हैयालाल मुंशी, जिन्होंने इनफैक्ट ये आइडिया प्रपोज किया था सरदार पटेल को, उनको भी अर्ली 1951 में नेहरू ने एक पत्र लिख करके ये कहा था, जिससे बहुत हद तक स्पष्ट होता है कि ये भय की बात नहीं थी। इस पत्र में एक लाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये लिखा था कि आई डोंट लाइक योर ट्राइंग टू स्टोर सोमनाथ, इट इज हिंदू रिवाइवलिज्म। हिंदू पुनरुत्थानवाद की बात से जोड़कर नेहरू ने इसके रिस्टोरेशन के काम को ही चैलेंज किया था। और उसके बाद अगर आप देखें जो बाद में जो कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने किस तरह से इसे इग्नोर किया। 2001 तक जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बनते ही 24वें दिन 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की 125वीं जयंती पर इसका स्वर्ण काल जो है उसका सेलिब्रेशन किया, जो है इसका प्राण प्रतिष्ठा। उससे पहले अगर आप देखें, जब इसके सिल्वर जुबली हुई थी, 25 साल जब पूरे हुए, तब मोरारजी देसाई सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन हुआ करते थे। हालांकि वो काफी हद तक डिफर करते थे इंदिरा गांधी के विचारों से, लेकिन तब भी इसे वो सम्मान, वो जो प्रतिष्ठा है वो हासिल नहीं हो पाई। बिल्कुल। तो लगातार इग्नोर किया जाता रहा बिकॉज ऑफ अर्ली एटीट्यूड। तो लेकिन निर्णय, आप जो बात बता रहे हैं कि देश में किस तरह से उदासीनता देखने को मिली, जो सरकारें रही या कहें कि कांग्रेस की सरकारें रही, उसमें उदासीनता देखने की मिली। लेकिन इसी को लेकर चर्चा हो रही है। ओम जी, साथ ही अजीत जी, हम सबसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, वो मुझे लगता है कि इतने इस तरह के व्यक्तित्व था उनका, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, जिनको अगर भारत के प्राचीन इतिहास, हर काल के बारे में, उन्होंने कालखंड के बारे में लिखा है।